वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी और चक्रव्यूह के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीरियस बात पे चर्चा करेंगे कि ईरान जो है वो यूएई के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। गल्फ कंट्रीज हैं, उस पर अटैक 28 फरवरी के बाद से शुरू हो गया है, लेकिन यूएई स्पेसिफिकली क्यों? एंड एज एन इंडियन आपको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि 35 लाख से ज्यादा इंडियंस यूएई में हैं। यूएई कम से कम 90% फॉरेनर्स से बना हुआ है। तो ये स्टोरी जो शुरू होती है, ये स्टोरी आज से शुरू नहीं होती है, ये 1971 से शुरू होती है। कब? 1971 जब यूएई बना था, उससे पहले वो ट्रूशियल स्टेट्स थे। तो जब यूएई बनता है तो उस समय रेजा पहलवी की रिजीम है ईरान में। तभी उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3 आइलैंड्स के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। वो ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मूसा, ये 3 आइलैंड्स होते हैं। और ईरान ये मानता है कि ये उसकी टेरिटरी है और यूएई ये मानता है कि वो उसकी टेरिटरी है। जब ईरान इराक वॉर होता है तो यूएई ये सोचता है कि थोड़ी सी रहमत मिलेगी, लेकिन ईरान फिर वहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर देता है। और इस बात पे जेंटलमैन्स अग्रीमेंट पे कि शारजा जो यूएई में है वहां पे पुलिस इंस्टॉलेशंस यूएई कर सकता है। उसके बाद जब टैंकर वॉर होता है ईरान इराक के दरमियान, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यही ऐसा कंडीशन था जो अभी हम देख रहे हैं, शायद इससे कम लेवल पे, लेकिन था। लेकिन अभी 28 फरवरी के बाद से ईरान ने कम से कम 285 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1567 ड्रोन अटैक्स और 15 क्रूज मिसाइल्स यूएई के ऊपर की हैं। अब यूएई में जो सीक्रेट पुलिस, या गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जो सीक्रेट पुलिस होती है, उसको हम मुखबरात बोलते हैं। तो मुखबरात के हिसाब से कोई फोटो नहीं ले सकता, कोई वीडियो नहीं ले सकता, तो कोई दिखा नहीं सकता कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन ये दिन और रात अटैक हुई है। यूएई का मानना है कि 90% हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इंटरसेप्शन का भी मैथमेटिक्स है। जैसे ईरान एक ड्रोन, शहीद ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन जो बनाता है, उसका कॉस्ट होगा 4,000, 20,000 से लेके 50,000 यूएस डॉलर्स। लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने में, उसको रोकने में जो मिसाइल्स लगते हैं और थर्ड बैटरीज का जो इंपैक्ट होता है, वो कम से कम 2 मिलियन से 12 मिलियन का कॉस्ट होता है। तो ये एसिमेट्रिक है, पहला ये। दूसरा, ये दिन और रात में क्यों किया गया? एक, कि यूएई के एयर डिफेंस को आप डिप्लीट करें, क्योंकि यूएई सऊदी अरेबिया के साथ जब वो ईरानियन रेवोल्यूशन के खिलाफ थे तो साथ में था, ये कहते हुए कि ईरान एक बहुत बड़ा रीजनल थ्रेट है। और उसके बाद जो पूरी लॉबिंग है उसका भी रोल था। लेकिन पिछले कुछ 6 महीनों से खुद यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में दरार आ चुकी है। और वो सोमालिया को लेके हो, सुदान को लेके हो, यमन को लेके हो, दरार आ चुकी है। दूसरा चीज है कि यूएई ने जब इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, तो उसका जो नेतृत्व है वो बदल गया। बाकी के सारे गल्फ कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ कोई ना कोई टेसिट अलायंस और ट्रेड तो है, भले ही रिकग्निशन डिप्लोमेटिकली ना हो। लेकिन मुद्दा यह है कि यूएस मिलिट्री बेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक नर्व सेंटर यूएस का, अल दफरा एयरबेस में था, ये अबू धाबी में है। अब अबू धाबी और तेहरान में कम से कम 1200 लगभग किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको सबसे पहले अटैक किया गया। उसके बाद अल मिनाद एयरबेस, जो यूएई का खुद एयरबेस है, यूके रॉयल एयरबेस भी है यूएई में, फ्रांस का भी है और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स भी है। इसीलिए मैंने बोला कि 90% अलॉन्ग विद द डायस्पोरा, 90% जो आबादी यूएई के है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स से बनी हुई है। 2022 में भी अभी धाबी पे अटैक हुआ था, हुथीज ने किया था, लेकिन इतने आक्रामक लेवल पे नहीं किया था। ईरान जो अटैक कर रहा है वो मिलिट्री, सिविलियन, एयरपोर्ट्स, ऑयल फैसिलिटीज और जितने भी सिंबॉलिक साइट्स हैं उसके ऊपर कर रहा है। अब ये क्यों 28 फरवरी के बाद इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ क्यों गया? क्योंकि जब ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक किया यूएस ने, तो ईरान का ये मानना है कि जो पोर्ट्स, डॉक्स और हाइडआउट्स यूज किए गए थे सर्वेलेंस करने के लिए ईरान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रास अल खैमा और दुबई के पास थे।
इसलिए आप देख रहे हैं कि अल फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पे आज ज्यादा अटैक हुआ है। अब अल फुजैरा क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखा है वो बाकी देख ले, और हाँ, आगे देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन फुजैरा जो है ये क्रिटिकल बाईपास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका 167 किलोमीटर लंबा है, 32 किलोमीटर इसकी विड्थ है, लेकिन इसको बाईपास करने के लिए यूएई के पास अल फुजैरा था, जिसमें हबशान फुजैरा पाइपलाइन, जो अबू धाबी से 400 किलोमीटर की पाइपलाइन फुजैरा तक थी, और ये फुजैरा और अबू धाबी के ऑयल फील्ड्स को कनेक्ट करती थी। ये हाफ ऑफ यूएई का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, यानी कि 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, मैं फिर से बोल दूं, मिलियन बैरल्स पर डे, 1.5 से 1.8, इसको कनेक्ट करता था ऑन अ डेली लेवल। और ये दुनिया का वन ऑफ द टॉप शिप फ्यूलिंग पोर्ट्स में से आता है। अब अगर आप देखें क्रोनोलॉजी, तो 28 फरवरी के बाद से 3 से 5 मार्च पे अगर आप जाएं, तो जो यूएई की सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो रिवाइस इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अबू धाबी, उसमें अटैक हुआ है। बाकी के जो ऑयल फील्ड्स हैं, या तो अरामको और बाकी के ऑयल कंपनीज ने शट डाउन कर दिया है, कतर, बहरीन और बाकी के जैसे, या तो उन पे अटैक हो रहा है। दूसरा है 6 से 10 मार्च तक दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, जैसे जहां पे गोल्डमैन सैक्स, ड्यूश बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सबके सेंटर्स हैं। अब दुबई ने या यूएई ने खासकर, क्योंकि दुबई और यूएई में कैपिटल एक डिफरेंस है, अबू धाबी जो है एक तरीके से इंटेलेक्चुअल कैपिटल है यूएई का, और दुबई उसका फाइनेंशियल, स्टार्टअप नेशन, इकोनॉमिक कैपिटल है। तो अब मुद्दा ये आ जाता है कि यूएई का 2035 का विजन था, जैसे सऊदी अरेबिया का 2030 का विजन था, और जिस तरीके से बहुत सारे रियल स्टेट इन्वेस्टर्स यूएई में काफी इन्वेस्ट कर रहे थे, काफी पैसे डाल रहे थे, यूएई आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने की कोशिश कर रहा था, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के बारे में 50 साल पहले और 50 साल बाद क्या होगा, दुनिया की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या होगी, उसके बारे में देखा जा रहा था। तो उस हिसाब से दुबई एक सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ईरान ने अटैक किया, तो आप मानिएगा नहीं कि ईरान और यूएई का भी जो ट्रेड था 2024 में, वो कम से कम 28 बिलियन तक था। तो यानी ईरान ने अपने भी फाइनेंशियल सेंटर पे अटैक किया, अगर वो दुबई और अबू धाबी पे अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए आने वाला समय इस वॉर का किस तरफ चलेगा। यूएई में हमारे 35 लाख इंडियंस हैं, सऊदी अरेबिया में 25 लाख हैं, कुवैत में 10 लाख हैं, बहरीन में 3-3.5 लाख हैं। तो आगे किस तरीके से चलेगा ये हमें पता नहीं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ध्यान देना है, वो एक चीज है पानी। ये पूरे के पूरे खाड़ी देश और मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज डेजर्ट रीजन में है। पानी यहां पे आर्टिफिशियली डिसैलिनेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस से प्रोड्यूस होता है। आप किसी भी देश की बात कर लें, जिस तरीके से हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें पीने का पानी अलग से मिलता है ना, फ्री में, वैसा किसी भी मिडिल ईस्ट एयरपोर्ट पे आपको नहीं मिलेगा। तो पानी बहुत बड़ी जरूरत है अभी। और अगर ईरान दो चीजों पे अटैक करे, एक है डिसैलिनेशन प्लांट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम। आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स भी बिना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम के नहीं चल सकते। तो यहां पानी की त्राही ज्यादा होगी, ऑयल की तो हो ही रही है। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। अभी इंडिया में बिजनेस, बाहर के बिजनेसमैन थोड़ा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि रुपये का क्या वैल्यू होगा हम नहीं जानते। दूसरा, ये ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस किस तरीके से अनफोल्ड होगा हम नहीं जानते। क्या जो 3 शिप्स ऑयल टैंकर्स मुंद्रा पोर्ट पे आए हैं, वो वन टाइम डील है कि ये लगातार होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से, ये हम नहीं जानते। क्या हमारी डायस्पोरा को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 90 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी हम नहीं जानते। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपना पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है और उसके बाद पीएमओ अपना पूरा जद्दोजहद से काम कर रही है। लेकिन आप ये चीज एक समझिए, मुश्तबा खामनी के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो मॉस्को में इलाज कर रहे हैं। नेतन्याहू के बारे में हमें नहीं पता। उनके बार बार
डीप एआई फेक वीडियोस आ रहे हैं। तो पहली चीज है कि मुश्तबा खामिनी अब अगर नहीं है, मुश्तबा खामिनी देखिए कभी पर्सनल समन्स देते नहीं थे, लेकिन आईआरजीसी के साथ ईरान इराक वॉर के बाद वो बहुत ही क्लोजली लिंक थे। इवन जब खामिनी जिंदा थे तो उनके और आईआरजीसी के बीच में जो कनेक्शन था वो मुश्तबा खामिनी ही थे। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, ईरान में लोगों को ये सिखाना कि सर्वेलेंस से कैसे बचें, ये मुश्तबा खामिनी का काम था। तो मुद्दा यह है कि अगर वो मान लीजिए ईरान में नहीं है और ईरान जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड मोजाइक डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मोजाइक डॉक्ट्रिन क्या होता है? अगर शॉर्ट में मैं इसको बताना चाहूं तो अगर ईरान में 31 प्रोविंसेस हैं, सबकी अपनी पुलिस है, सबकी अपनी मिलिट्री है, सबकी अपनी आर्तेश आर्मी, रेगुलर ईरानियन आर्मी है, सबके अपने मिलिशियास है, बासिज मिलिशियाज हैं। आप ईरानियन नेवी को हटा दीजिए, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस को हटा दीजिए, ये सारे 31 प्रोविंसेस जितने भी आईआरजीसी के अलग अलग लीडर्स के कंडक्ट में हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करके काम नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट एक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। और जब इंडिपेंडेंट एक्टर्स आ जाते हैं तो केओस भी उतना ही होता है। तो आने वाले समय में इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है कि नहीं खुला है, इसको हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखना पड़ेगा। मैं पैनिक नहीं क्रिएट कर रही हूं, मैं आपको जस्ट जो ग्रास रूट्स पे रियलिटी है वो उसको बता रही हूं, क्योंकि जो ग्रास रूट्स पे रियलिटी है वो एक तरफ इसराइल भी नहीं बता रहा क्योंकि उसकी हासबरा डॉक्ट्रिन है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है। ईरान भी उतना नहीं बता रहा, लेकिन स्काई न्यूज ईरान गया था। अभी तक देख लीजिए गाजा में कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नहीं जा पाया है, लेकिन ईरान में जा पाए। दूसरी चीज तो है कि वहां पे जाके आप रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। तीसरी चीज है कि मुखाबरात जो है वो गल्फ कंट्रीज का नहीं अलाउ कर रहे। कोई भी अगर कोई वीडियो डाल रहा है टिकटॉक पे भी तो उसको जेल हो जाएगी। तो बस यही है कि आने वाले समय में हमें थोड़ा सा जागरूक तरीके से ये देखना है कि ये हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और ये इम्पैक्ट इस वॉर का, याद रखिए 1973 में जब ऑयल एम्बार्गो सऊदी अरेबिया ने किया था यूएस और इजराइल के खिलाफ, तो वो एम्बार्गो 6 महीने चला था, लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट था वो 10 साल चला था। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज अगर पूरा खुल जाए तो कल से इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिन, क्योंकि हुतीज अभी तक इन द मिशन नहीं आए हैं, आने वाले दिन में रेड सी कितना वल्नरेबल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रशिया और चाइना इसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि एक पूरी रेलवे लाइन है चाइना से ईरान के लिए, और रशिया का अपना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इस पे भी क्षति पड़ रही है। लेकिन वही है कि हमें एट द एंड कितना बताया जाता है और कितना बताए गए को समझने की हमारी खुद की क्षमता है। मैं सिर्फ आपके बारे में या दूसरों के बारे में नहीं बोल रही, अपनी क्षमता की भी बात कर रही हूं। तो इसीलिए हमें बहुत ही अभी सचेत रहना है, जागरूक रहना है और समझना है कि आने वाले टाइम में ये वॉर खत्म होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अब ये किस तरीके से अमेरिका इसे बैकआउट करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप जाने, क्योंकि उनके भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में फ्रैक्चर है। अभी तक जो मैंने आपको बोला वो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगी कुछ गुड न्यूज के साथ, कॉमेडी तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन कुछ गुड न्यूज के साथ भी मैं आगे आ पाऊं। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।